बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार की क्या स्थिति है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगा। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार के कई ऐसे नेताओं का कहना है कि बिहार के कम विकास के पीछे का कारण और कुछ नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति या फिर जिसे कहें हम ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। पर क्या यही सच्चाई है? नहीं। अगर हम इस बात का पता लगाएं तो हम इतिहास देखेंगे तो हमें पता लगता है बिहार इतना गरीब स्टेट पहले तो कभी। हालांकि प्री कॉलोनियल पीरियड में भी बिहार की इकोनॉमी फार्मिंग पर ही आधारित थी और ज़्यादातर लोग कृषि में ही काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में फैक्ट्रीज कभी आई ही नहीं। बिहार में फैक्ट्रीज आई और कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकी भी। बिहार में कई चीनी मिल्स और राइस मिल्स थी जो कुछ समय बाद बंद हो गई। लेकिन वो क्यों बंद हुई, उनके पीछे का कारण क्या था? 1960 में बिहार देश की 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, जो कि अब 2022 में 2% पर सिमट के रह चुकी है। 1990 में लगभग 2000 राइस मिल्स और लगभग 20 चीनी मिल्स को बंद करना पड़ा, जिसके पीछे कारण था कुछ को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, जिससे कि वहाँ की पूरी मैनेजमेंट धराशायी हो गई और कुछ पर दबाव बना वसूली का, जिससे कंपनियां, आप अभी भी बिहार में जाकर देखेंगे तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अब पूरी तरीके से खाली हैं और उनमें से कोई फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कंपनियों पर सरकार का क्या प्रभाव रहा होगा और इस वक्त सरकार की कैसी इमेज कंपनियों के मन में है। दूसरा कारण है जमीन अधिग्रहण या फिर लैंड एक्वायर। जब भी आप कोई कंपनी या फैक्ट्री लगाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात होगी कि आप लैंड या फिर जमीन कहाँ पर ढूंढेंगे। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सरकार स्टेबल हो, आपको प्रमोट करे, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको रैंसमवेयर के कॉल आए या फिर आपके साथ धोखाधड़ी हो या फिर आप पर दबाव बने वसूली का। बिहार में एक और कारण है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है, चाहे आप उसे सरकार से खरीदें या फिर किसी ज़मींदार से। बिहार में ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था, बिहार की जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। इसीलिए जब ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आती है कि बिहार में कई ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास कई कई छोटे टुकड़े हैं, और जब किसी को एक बड़ी फैक्ट्री लगानी होती है तो उसे 20 से या 25 से ज़्यादा लोगों से बात करनी होती है ताकि वो उसकी ज़मीन खरीद सके। और ये ज़मीन खरीदना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि उन सब लोगों के पास ये ज़मीन ही है जिसे वो अपना घर कहते हैं, जहाँ पर अपने लिए फल और सब्जियाँ उगाते हैं और उससे अपना परिवार चलाते हैं। तो अगर वो ज़मीन बेचते हैं तो एक तरह से उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। कुछ ऐसे ही कारण है जिस वजह से कई कंपनियां बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में हैं, बल्कि वहां पर ज़मीन बिहार से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी कंपनियां बिहार में नहीं बल्कि वहां पर हैं। और इन्हीं सब कारणों से बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है, छोटे छोटे काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। इसमें एक और कारण है बिहार की पॉलिटिक्स, जो शुरू में सोशल जस्टिस पर आधारित रही और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नज़रअंदाज करती रही। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, जिसमें हमने देखा कि लालू यादव ने एक बार ऐसा करा कि उन्होंने आईएएस और आईपीएस, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को हायर करने से ही मना कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग जनरल कैटेगरी के थे। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को ही अपनी सरकार में जगह देंगे, जिस वजह से कई सारी ऐसी केंद्र सरकार की नीतियां थी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल ही नहीं पाई क्योंकि वो जो प्रोसीजर थे वो पूरे ही नहीं कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे देख सकते हैं कि बिहार में भी पॉलिटिक्स बदल रही है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लगातार बढ़ रही है। हटा दे तो हम देखेंगे किस तरह से हरियाणा के गुड़गांव और यूपी के नोएडा ने अपने आप को एक हब में कन्वर्ट करा, और ये सब हो पाया वहाँ की सरकारों की अच्छी नीयत की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो कंपनियाँ थी उनको एक इंसेंटिव ऑफर दिए कि अगर वो अपनी कंपनीज उनके स्टेट्स में लगाएंगी तो उन्हें कुछ पैसे या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देंगे जिससे कंपनियों को फायदा होगा। तो इन्हीं सब के चलते गुड़गांव में सबसे पहले मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट लगाया, और अब हम आज देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी सारी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं और वो एक हब बन चुका है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, और कुछ ऐसी नीतियाँ बताएं जो हमें ना पता हो और हम अगली वीडियो में उसे शेयर कर सकें, और आप उसमें कुछ टॉपिक्स भी डाल सकते हैं जिस पे हम आगे नई